तो नमस्ते बच्चों। आइए अब आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुख्य फोकस, है ना। यहाँ से शुरू करते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेन फोकस, या सिंपली इसको फोकस के नाम से भी जानते हैं। फोकस और मेन फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है, चलिए ध्यान देते हैं। ये अवतल दर्पण है। दर्पण का मध्य बिंदु जिसको ध्रुव कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। अब देखिए मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके पैरेलल, है ना, ट्रेन के पटरी की तरह एकदम समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर के सभी प्रकाश किरणें, अब ये मुख्य अक्ष के समानांतर की प्रकाश किरण है। अब ये दर्पण पर आई है तो दर्पण इसको उधर जाने तो नहीं देगा। अब ये दर्पण से टकरा के क्या होगी, वापस आएगी। तो वापस जब आती है ना, तो P और C के बीच में, इस दोनों के बीचों बीच एक बिंदु से होकर ये गुजरती है। ठीक है, इसी बिंदु को कहते हैं फोकस और मेन फोकस। परिभाषा को ध्यान से समझिए। मुख्य अक्ष के समानांतर की सभी प्रकाश किरणें, अब जितना भी आप समानांतर प्रकाश किरण एक और लेके आए, तो ये भी जब वापस आएगी ना, तो इसी बिंदु से निकलेगी, इस बिंदु से होकर। अब चाहे मुख्य अक्ष के ऊपर से जाए या मुख्य अक्ष के नीचे से आए, ये आपतित किरण, चलिए टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, आपतित किरण, है ना। अब जब ये वापस लौटेगी ना, तो इसी बिंदु से, मुख्य फोकस से होकर ये जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं, इस बिंदु का नाम हो गया, देखिए, आपतित किरण। और जब वापस जाएगी तो इस बिंदु से होकर गुजरेगी, और इसी बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समानांतर की सभी प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब प्रतीत कहां होती है, तो ये अवतल दर्पण है, और इस परिभाषा को अब उत्तल दर्पण में देखते हैं, फिर हम इस परिभाषा को कंप्लीटली समझ पाएंगे। देखिए, P C ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष के समानांतर की प्रकाश किरण आई। अब ये प्रकाश किरण अंदर तो नहीं जा सकती है क्योंकि इधर से कलय किया हुआ है, तो कलय किया हुआ, तो ये क्या होगा, यहां से वापस चली जाएगी। लेकिन ऐसा लगेगा कि P और C के बीच में ये किसी बिंदु से होकर आ रही है, मिरर के अंदर से आ रही है, ऐसा लगता है। ठीक है ना। तो इस फोटो को बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ी सावधानी रखनी है। एग्जाम में क्या होता है कि बच्चे गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अभी जैसे पहला इसको वापस कर दिया और इसको लेके इस तरह से फिर बीच में ले जाके मिला दिया, तो अब देखिए तो ये टेढ़ा हो गया ना, ये नहीं होना चाहिए। तो हमको करना क्या है कि इस तरह से फिगर को ना बना के पहले आप क्या कीजिए, P और C के बीच में F पर ले जाइए, और उसके बाद ये जो लाइन दी है ना, इसी के सीधाई में इस तरह से खींच दीजिए, आपका फिगर एकदम करेक्ट आ जाएगा। लाइट में फिगर का बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर की सभी प्रकाश किरणें, ये समानांतर प्रकाश किरण आ रही है, तो P और F के बीच में ऐसा लगता है कि उस बिंदु पर मिल रही है, और यहां से क्या चली गई, वापस चली गई। अब दोनों को मिलाकर हम परिभाषा समझते हैं मुख्य फोकस की। मुख्य अक्ष के समानांतर की सभी प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से लौटने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहां मुख्य फोकस दो प्रकार का हो गया, या तो मिलती है, नहीं तो मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जब समानांतर प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसको कहते हैं वास्तविक फोकस, है ना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रियल फोकस। और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसको कहते हैं काल्पनिक फोकस या आभासी फोकस, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्चुअल फोकस।
तो परीक्षा में क्या करेगा, एग्जाम में कभी कभी आपसे सीधा मुख्य फोकस की परिभाषा न पूछकर क्या पूछ देगा कि अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा लिखें। तो वहां अगर आप पूरा फोकस की परिभाषा लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। वहां लिखना क्या होगा कि हमसे पूछ क्या रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर की सभी प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, बस इतने पर रुक जाएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, मिलती है ना, उसे वास्तविक फोकस या अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पूछ दिया, या हमसे पूछ दिया कि काल्पनिक फोकस किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर की सभी प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस या उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस या काल्पनिक फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा आपने समझा है ना। अब हमको समझना है, अच्छा एक बात और है बच्चों, फोकस दूरी P और F के बीच की जो दूरी हो गई ना, इसको कहते हैं फोकस दूरी। छोटे f से सूचित किया जाता है, P से लेके F तक का दूरी, और P से C तक की दूरी को क्या कहते हैं, ये तो आपको पहले से ही पता है, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। P से C तक की दूरी को, P से लेकर C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और P से F तक की दूरी को क्या कहेंगे, स्मॉल f, फोकस दूरी। अभी तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध हुआ, इस पे रिलेटेड जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल बना सकता है। तो अभी देखिए कैसा बोल देगा, अभी न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान होता है, जैसे बोल दिया। अभी साधारण रूप से आप इसको फिजिक्स ना मान के आप एकदम सामान्य रूप से समझिए कि P से C के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो P से F के बीच की दूरी कितनी होगी, है ना, आप कमेंट में लिख के बताइएगा। तो P से C है 10 सेंटीमीटर, तो P से F कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन रहा। अब ऐसे देखिए दोनों के बीच में क्या हुआ रिलेशन कि P से C तक जितना होगा वो दूरी क्या होगी, पूरे PF क्या होगा, पूरा का आधा, बीच में है ना ये पूरा का आधा। तो यानी कि ये अगर है 20 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि F जो होता है ना, F वो वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाता है, आधा। F बराबर R/2, या इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि R क्या होता है, R कितना होगा, तो F का दुगुना, F का 2 गुना, तो R बराबर 2F। तो ये जो हो गया मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध। चलिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं, किरण आरेख के बनावट के नियम, और इसी नियम के आधार पर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसमें जितना भी फिगर ड्रॉ करते हैं, जितना भी किरण आरेख बनाते हैं, वो सारा किरण आरेख बनाना आप सीखेंगे। तो बच्चों ध्यान देते हैं, किरण आरेख की बनावट के नियम, हम इसका कारण भी बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। देखिए फिजिक्स में कोई भी नियम नहीं होता है, सब कुछ जो है एक फैक्ट पर बेस्ड होता है, हमने आपसे पहले भी कहा है। और चूंकि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो यहाँ तो ज्योमेट्री के नियम का पालन होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, है ना, खूब ध्यान से समझिएगा। किरण आरेख की बनावट के नियम। अभी किरण आरेख क्या होता है, तो प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, ये आपने पढ़ रखा है। अब प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, और प्रकाश को किरण मानते हुए, है ना, जितना फोटो हम बनाते हैं प्रकाश की क्रियाओं को समझने के लिए, उसी को हम कहते हैं किरण आरेख। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाने का क्या नियम है, रे डायग्राम बनाने के 4 नियम है। प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जब रे डायग्राम आप बनाइएगा तो उसके 4 नियम है, खूब ध्यान दीजिएगा। किरण आरेख की बनावट के नियम, ध्यान दीजिए, इस नियम को उत्तल और अवतल दोनों में ही समझेंगे। पहला नियम ध्यान दीजिए, ये हो गया, पहले अवतल दर्पण में देखते हैं, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। किरण आरेख की बनावट के कितने नियम हैं, 4 नियम हैं, ठीक है। इस बिंदु का नाम हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, और दोनों के बीच में हो गया मुख्य फोकस। पहला नियम क्या कहता है, किरण आरेख की बनावट का जो पहला नियम है क्या कहता है कि समानांतर प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण आती है, जब वो लौटेगी न दर्पण से टकराकर तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यही इसका पहला नियम है कि
मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी, देखिए ये आ रही है, ये तीर का निशान बता रहा है कि प्रकाश किरण समानांतर इस तरह से आ रही है, तो ये वापस जो गई है ना, तो किधर से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी हमेशा। दूसरा नियम देखिए, दूसरा ठीक इसका उल्टा हो गया, ठीक उल्टा। उल्टा क्या हो गया? अभी देखिए P हो गया, F हो गया, C हो गया। अब इसका ठीक अपोजिट उल्टा बात कीजिए कि फोकस से आएगी, कौन आएगी? फोकस से, अभी जैसे जब प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद समानांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। दोनों को समझ पाए? समानांतर आएगी तो फोकस से जाएगी और फोकस से आएगी तो समानांतर चली जाएगी। तीसरा नियम, अब हम तीनों, अब इस सभी नियम का हम कारण भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, आखिर समानांतर आएगी तो फोकस से ही क्यों जाएगी, इस बात को भी समझेंगे। ध्यान देते हैं, हमने आपसे पहले ही कह रखा है कि इस लेसन में कुछ भी याद करने वाला नहीं है, जो भी है सो कंसेप्ट की चीज है। अगर कंसेप्ट में आ गया तो लेसन बहुत आसान है। चलिए ध्यान देते हैं, तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। देखिए कहां से आ रही है? वक्रता केंद्र से, तो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तीन नियम आपने समझा। और चौथा नियम ध्यान दीजिएगा, किरण आरेख की बनावट का चौथा नियम, ध्रुव, अब मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, तो ध्रुव पर प्रकाश किरण जितना कोण बनाकर आती है मुख्य अक्ष के विपरीत उतना ही कोण बनाकर चली जाती है। चारों नियम आपने अवतल दर्पण में देख लिया। अवतल दर्पण में किरण आरेख की बनावट के चारों नियम को आप फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए इसको। मुख्य अक्ष के समानांतर की प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, इसका ठीक उल्टा हो गया। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ठीक है। चौथा नियम, ध्रुव पर आने वाली प्रकाश किरणें उतना ही कोण बनाकर मुख्य अक्ष के विपरीत चली जाती है, पहले जिधर था ना उसके अपोजिट। ठीक है। अब इन सभी नियमों को, चारों नियम तो वही रहेगा, फिगर बदल जाएगा उत्तल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में हमने उन नियमों को पढ़ा, अब इसी नियम को हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। ध्यान दीजिए, ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, P, F, C वक्रता केंद्र, ध्रुव मुख्य फोकस वक्रता केंद्र। अब देखिए समानांतर प्रकाश किरण आ रही है, तो हमने क्या पढ़ा कि समानांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, लेकिन यहां फोकस से जाने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश उस तरफ तो जा ही नहीं सकता, दर्पण के अंदर तो प्रकाश जाएगा नहीं। तो ऐसा लगता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होता है। हमने पहले ही आपको बता रखा है कि प्रकाश में कहीं भी, हमारा जो चैप्टर है प्रकाश, उसमें लगने वाला बात अगर कहीं भी होगा, काल्पनिक बात अगर कहीं भी होगा, तो वहां आप डॉटेड कीजिएगा। तो देखिए समानांतर प्रकाश आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस पर जाती है और ये यहां से क्या होता है, वापस चली जाती है। तो वही हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। समझ गए? दूसरा नियम, अब ये जो देखा हमने कि मुख्य फोकस से आएगी तो समानांतर चली जाएगी, तो इस नियम को फिर इसमें देखते हैं उत्तल दर्पण में, है ना। दोनों में आपको जो भी पढ़ना होगा, उत्तल और अवतल दोनों में पढ़ना होगा। चलिए ध्यान देते हैं, F हो गया, C हो गया। अब फोकस से आएगी तो फिर फोकस से सचमुच में तो नहीं आ सकती है, ऐसा लगेगा, क्योंकि उधर तो अंदर तो दर्पण के नहीं जा पाएगा ना प्रकाश, तो और यहां से क्या हो गया, ये समानांतर। तो मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के बाद समानांतर चली जाती है। तीसरा नियम देखिए कि वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी रास्ते से चली जाएगी, हमने वही पढ़ा है ना यहाँ, तो उसी चीज को यहाँ देखेंगे, P, F और C। और वक्रता केंद्र पर आएगी तो देखिए वक्रता केंद्र पर आ रही है, तो इसी रास्ते से वापस चली जाएगी।
हो गया। और चौथा नियम, ध्रुव पर आएगी, जितना कोण बनाकर आएगी उतना ही कोण बनाकर जाएगी। तो चलिए फिर हम चौथा नियम यहाँ पे देख लेते हैं, फोर्थ लॉ इसका, कि चलिए यहाँ पे हो गया क्या, पी एफ और सी। तो ध्रुव पर आएगी, जितना कोण बनाकर आएगी उतना ही कोण बनाकर चली जाएगी। तो इस तरह से हमने चारों किरण आरेख के बनावट के 4 नियम हमने देखे। समानांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें समानांतर हो जाती हैं, और वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें उसी रास्ते से वापस लौट जाती हैं। और चौथा नियम हो गया अपना कि ध्रुव पर आने वाली प्रकाश किरणें जितना कोण बनाकर आती है उतना ही कोण बनाकर मुख्य अक्ष के विपरीत चली जाती है। अब हम इसका कारण समझते हैं कि आखिर समानांतर प्रकाश किरण आएगी तो मुख्य फोकस से होकर ही क्यों जाती है, ऐसी क्या बात है कि मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी। चलिए एक का कारण हम बताते हैं और फिर सबका देखते हैं। अभी ध्यान देते चलिए, आपने पढ़ रखा होगा वृत्त, मैथ में वृत्त। अब इसमें इसको कहते हैं व्यास, ठीक है, सॉरी ये तो हो गया जीवा, इसको जीवा बोलते हैं, जीवा कॉर्ड। और ये हो गया डायमीटर, इसको व्यास बोलते हैं। ये हो गया व्यास, बीचों बीच वाला। तो अगर ध्यान दिया जाए तो ये हमारा दर्पण हो गया, उसी गोला से काट के बनता है ना। इस बिंदु को कहेंगे ध्रुव। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये आपतित किरण है। अभी अब इसको वृत्त मानकर चलिए और वृत्त के रूप में काम कीजिए। वृत्त यानी कि गोला। तो अभी गोला वृत्त दोनों अलग चीज है, लेकिन यहाँ फ्लैट सरफेस के रूप में एक वृत्त के रूप में, जैसे एक किरण आरेख की बात की जा रही है ना, तो यहाँ फिर मैथ में हमको नहीं अभी घुसना, अभी इसको मैथ के सहारे से ये चलेगा। आप लैड मैथमेटिक्स इज कॉल्ड फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज फिजिक्स नहीं। ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए, अभी इसको, अभी इस बिंदु पर अगर एक स्पर्श रेखा खींची जाए, स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं टैंजेंट, तो ये स्पर्श रेखा जो खींची जाती है, जो कोई जीवा जैसे है, कोई आया और यहाँ इस जिस बिंदु पर मिल रहा है वहां पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो स्पर्श रेखा केंद्र के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये है आपका नियम है वृत्त का। जब आप 10th में पढ़िएगा, जब वृत्त चैप्टर आप मैथ में पढ़िएगा, तब वहां पढ़िएगा कि अभी स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वृत्त, आप परिधि पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो आपको केंद्र के साथ जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है। और फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि सतह के लंबवत जो डालते हैं उसको अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, तो ये हो गया अभिलंब और ये हो गया आपतन कोण। और हमने परावर्तन के नियम से पढ़ रखा है कि जितना कोण बनाकर आएगी उतना ही कोण बनाकर जाएगी। तो सिंपल है, जितना कोण ही बना के आई है उतना ही कोण जब बना के जाएगी तो देखिए पी और सी के बीच में से ही जाएगी, ये दोनों के बीच में उसको कट करेगा। ठीक है, एक और बताते हैं दूसरा, इसको देखिए या इसको देखते हैं, चलिए एक एक करके, है ना। अब एक और देखिए, जैसे अब शायद आप समझ पाए, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये हो गया वृत्त, इस तरह से जीवा हो गई जीवा। अब यहां क्या हो रहा है कि व्यास, ये व्यास हो गया, ध्रुव, वक्रता केंद्र। अब हमको यह समझना है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें उसी रास्ते से वापस कैसे चली जाती, क्यों जाती। तो देखिए, हम एक लाल वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरण आ रही है ना। ये हो गया दर्पण। चलिए इतना हमारा छोटा सा हिस्सा हो गया, ये हो गया दर्पण, गोलीय दर्पण है ना, गोले का हिस्सा। अब इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, और हमने क्या पढ़ा है कि स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री। तो ये जो आपतित किरण है यही इसका अभिलंब भी है। तो आपतन कोण यहां कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। तो जितना कोण बनाकर आती है उतना ही कोण बनाकर जाती है, तो मतलब क्या है, यहीं से चली जाएगी। एक और इसी में हम बताते हैं दूसरा कि ध्रुव पर आती है,
तो कितना कोण बनाकर जाएगी, तो अभी जितना कोण ध्रुव पर आई तो यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये जो मुख्य अक्ष है यही ना इसका अभिलंब हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, बच्चे समझते क्या है कि ऑब्जेक्टिव हो गया है तो बहुत आसान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ऑब्जेक्टिव जितना आसान होता है उतना मुश्किल भी होता है। ऑब्जेक्टिव पे आप आंसर में कमांड तभी हो पाएगा जब आपको पूरे चैप्टर पर कंट्रोल होगा, चैप्टर पर कंसेप्ट होगा। सीधा जय मां दुर्गे ABCD कोनो एगो तो होबे करेगा, तो उसमें प्रोबेबिलिटी 25% है। चलिए वो बाद की बात है ना। यहाँ देखिए तो यहाँ क्या हो गया कि जैसे ये आपतित किरण आ गई ध्रुव पर, हम इसको समझा रहे हैं कि ध्रुव पर आती है तो उतना ही कोण बनाकर क्यों चली जाती है। तो यहाँ आपतित किरण आई, अब उतना ही कोण बना के, अब यहाँ जो है सिंपल है, ये जो स्पर्श रेखा खींचे हैं तो अभिलंब इसका यही ना हो जाएगा, मुख्य अक्ष ही अभिलंब हो जाएगा। तो उतना ही कोण बना के जब जाएगी तो सिंपल है, उतना ही कोण बना के परावर्तन के नियम से। तो कहीं भी यहाँ जो हो रहा है ये ज्यामिति का पालन किया जा रहा है, ज्योमेट्री के लॉ के आधार पर ही यहाँ हो रहा है। ऐसे आप चलिए इसको उतना हम आपको कंसेप्ट के लिए ये बता दिए हैं। सामान्यतः जो है बच्चे इसको याद ही रख लेते हैं कि समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें समानांतर हो जाती हैं, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, ध्रुव से होकर आने वाली प्रकाश किरणें उतना ही कोण बनाकर वापस चली जाती है। तो ये हमारा था किरण आरेख की बनावट के नियम। अब हम लोग समझते हैं जिसमें से आज अभी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है ना, और ये फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन भी है। तो सिंपल है, हमको समझना है कि प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण और उसकी प्रकृति। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण फोटो कैसे बनाता है। किसी दर्पण के सामने जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट रखते हैं अलग अलग दूरी पर, देखते हैं दर्पण कहाँ गया, चलिए कोई बात नहीं कहीं चला गया, तो दर्पण के सामने अलग अलग दूरी पर वस्तु रखते हैं। जैसे हाँ चलिए चम्मच तो है, कल वाला ही है, तो अभी जैसे इसके सामने अलग अलग दूरी पर जब वस्तु को रखिएगा ना तो फोटो का साइज अंदर में बदलते रहता है। ऐसे करके देखिए तो इसमें आप घर पे देखिएगा, देखिए तो इसमें देखते हैं तो उल्टा दिखता है, उल्टा चेहरा जो है उल्टा आ जाता है। जब ऐसे कर दीजिएगा ना तो सीधा दिखता है। तो हमको यही समझना है कि अवतल और उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और इसको फोटो बना के दिखाना भी है, डायग्राम बना के दिखाना है। इसी को बोलते हैं किरण आरेख। तो इसको याद नहीं किया जाता है, न तो इसको बनाना याद करना है, न तो इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति याद करना है। वो सब कुछ आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करने पर ही आपको बनाने आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ध्यान देना है। हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, याद नहीं करना है। ध्यान दीजिए, हम पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ध्यान से समझिएगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। पहले समझिए अवतल दर्पण, इसके सामने वस्तु कहां कहां रह सकता है। ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। चलिए आगे भी बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ध्रुव है, वक्रता केंद्र हो गया, गोला इधर रहा होगा तो वक्रता केंद्र भी तो इधर ही आएगा। मुख्य फोकस हो गया इस दोनों के बीच में। अब दर्पण के सामने वस्तु कभी भी रखा जाएगा तो किधर रखा जाएगा, जिधर अनपॉलिश्ड सरफेस होगा। चेहरा किधर से देखते हैं, जिधर पेंट किया हुआ नहीं रहता है। ऐनक के पीछे जाके मुंह तो नहीं देखेंगे, यानी कि वस्तु इधर तो रखी नहीं जा सकती है। वस्तु जब रखी जाएगी तो बाईं ओर, ये तो हमने पहले ही बताया है। तो वस्तु ज्यादा से ज्यादा कहाँ रखा जा सकता है। आप एक ऐनक की सहायता से कहाँ की वस्तु को, सूरज चांद को देख सकते हैं। भाई उस ऐनक में इसे देखेंगे तो दिखाई देगा वो, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वस्तु कहाँ हो सकता है, अनंत पर। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, अनंत। तो यहाँ अनंत कंसीडर किया गया किसको, तो मुख्य अक्ष से बाहर। ये अनंत हो गया कि मुख्य अक्ष से बाहर बहुत दूर वस्तु है। पहले हम क्या समझने जा रहे हैं, क्वेश्चन कि वस्तु कहां कहां रह सकता है। फिर हम पहले बीमारी पता चलेगा उसके बाद नहीं इलाज होगा। तो अभी देखिए, तो वस्तु कहां कहां रह सकता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला कहां हो सकता है, वस्तु अनंत पर। दूसरा, वस्तु कहां रह सकता है, अनंत और सी के बीच में। अनंत और सी के बीच में, ये पहला पोजीशन है। ये दूसरा पोजीशन हो गया कि वस्तु कहां है, अनंत और सी के बीच में। तीसरा पोजीशन हो गया वस्तु कहां है, सी पर। चौथा पोजीशन वस्तु कहां,
सी और एफ के बीच में। पांचवा पोजीशन वस्तु एफ पर। तो सी और एफ के बीच में, इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच में कहीं भी, है ना, इस बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है। छठा पोजीशन एफ और पी के बीच में। ठीक है, हो सकता है ना इतना। तो इस तरह से आपका 6 पोजीशन इसमें ऑब्जेक्ट का हो सकता है। अब इसमें हम एक एक करके हर एक को देखेंगे कि फोटो बनेगा कैसे, प्रतिबिंब कैसे बनाना। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।